हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग का रहने वाला है मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कल के लेक्चर में, दैट इज़ दी मेडिवल हिस्ट्री के। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एंड द चोला एम्पायर। उसके हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे और फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर नहीं। राइट, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो बिफोर स्टार्टिंग दी दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट, ठीक है, वैसे तो हम लोग का टॉपिक है आज का दिल्ली सल्तनत, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले अब देखिए, जब हम दिल्ली सल्तनत जब मैं बोलता हूँ तो आप में से काफ़ी लोगों ने मूवी भी देखी होगी, है ना, पृथ्वीराज चौहान वाली और भी आपने बहुत सारी मूवीज़ और स्टोरीज सुने होंगी जिसमें कि आपको पता है कि किस तरह से इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन होता है या फिर इस्लाम धर्म का एक तरह से शुरुआत होता है, लेकिन एकदम से नहीं हो गया। कैसे हुआ? फॉरेन इन्वेजन से शुरू हुआ होगा। तो बिल्कुल सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन कि किस तरह से जो दिल्ली सल्तनत जिसको हम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिल्ली अब यहाँ पे सीट बनेगा बहुत सारे एम्पायर्स की। जैसे कि ये तो पूरा दिल्ली सल्तनत में जितने सारे एम्पायर्स, जितनी सारी डायनेस्टीज़ आई, उसके आगे हम लोग मुगल्स के बारे में भी देखेंगे। उनका भी जो कैपिटल रहा वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिल्ली ही रहा। इस वजह से दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस कब से शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेजन की अगर हम बात करें, या फिर सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन तो नहीं, सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन की अगर मैं बात करूँ, सबसे जो पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ या फिर मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में, 712 एडी में। सर जो भी इस तरह के जो डाउट्स होते हैं प्लीज़ लास्ट में आप पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो सब सर आपका ऐप काम नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? चलो मैं लास्ट में लूँगा डाउट्स, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका इन्वेजन 712 एडी में होता है। कहाँ पे? सिंध प्रांत में होता है, सिंध प्रोविंस में। अभी सिंध प्रांत पड़ता कहाँ पे है? तो ये हमारा कुछ प्रेजेंट डे इंडिया है, आपको पता है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कुछ हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है सिंध, जो तब के इंडिया में एक तरह से हम बोल सकते हैं, तब तो खैर कोई इंडिया जैसी एंटिटी नहीं थी, लेकिन अगर हम देखें तो प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है वहाँ पे ये सिंध पड़ता है। तो यहाँ पे इसका इन्वेजन हुआ था। अब इन्वेजन क्यों हुआ था इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न समझ लेते हैं, बाकी जिसमें बहुत ज़्यादा मैं डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। ये एक अरब इन्वेडर था, यानी जो अरब वाला रीजन है, अरेबियन रीजन, वहाँ से आया था। ये अरब इन्वेडर था, बट एक्चुअल में कोई रूलर नहीं था। ये कमांडर, एक कमांडर जनरल बोल सकते हैं, मिलिट्री कमांडर बोल सकते हैं, एक रूलर के अंडर में था। उस रूलर का नाम नहीं पता होने की ज़रूरत है, बस अगर कभी पूछ ले तो वो किंगडम कौन सा था, तो उमायड किंगडम था। ये ऑप्शनल है, लिखना चाहें लिखें ये उमायड किंगडम वाला है, फिर ना लिखें, ज़रूरी नहीं, बट ये पता होना चाहिए पहला कौन था और मतलब ये अरब इन्वेडर था, ये पता होना चाहिए। और कब इन्वेड किया था? 712 एडी में सिंध प्रांत में इन्वेड किया था। और उस समय सिंध प्रांत में राजा कौन थे और रीज़न क्या था इन्वेड करने का? तो उस समय राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर का यहाँ पे रूल हुआ करता था, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण रूलर थे। अब दिक्कत ये हो गई कि बोलते हैं कि यहाँ से ट्रेड होता था, किसका? अरब्स का भी और बाकी इंडियंस का भी। तो जब अरब का ये ट्रेड होता था उमायड किंगडम का, तो ये जो राजा दाहिर थे इन्होंने फालतू में यहाँ पे टांग अड़ाई। और उस टांग अड़ाने के चक्कर में क्या हुआ कि ये चीज़ पता चल गई उमायड किंगडम के जो रूलर थे, तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को उसको भेजा कि देख क्या हो भाई, सिंध वाले को क्या दिक्कत है इतनी। और मोहम्मद बिन कासिम देखा ही नहीं सिर्फ उसने, बल्कि राजा दाहिर को हराया और ये माना जाता है कि इसका सिर काट के ले गया उमायड किंगडम के पास। और ना सिर्फ सिर काट के, बल्कि इसकी जो 2 बेटियां थी उनको भी ले गया। उमायड किंगडम के जो रूलर थे उनके जो 2 बेटे थे उनसे शादी करवाई, ये माना जाता है। बाकी शादी सादा ये सब हमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद करने की ज़रूरत है कि कब इन्वेजन किया, 712 एडी में। कहाँ पे किया? सिंध प्रोविंस में। रूलर कौन था? दाहिर था। कहाँ से आया था? अरब से आया था। ख़त्म बात। नाउ द नेक्स्ट मुस्लिम इन्वेजन या फिर द नेक्स्ट इस्लामिक इन्वेजन था महमूद गजनवी का, और इसको हम फर्स्ट टर्क इन्वेजन बोलते हैं। जैसे वो अरब से आया था, ये टर्क था, तुर्क था। तो जब मैं बोलता हूँ टर्क था, तुर्क था, तो बताइए किस कंट्री से आया होगा?
कौन सी कंट्री से आया होगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो जो महमूद गजनी था, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये एक गजनवाइड एम्पायर हुआ करता था। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपने, जो मुझे पता है बहुत लोगों ने टर्की लिखा होगा, इसका टर्की जिसको भी हम प्रेजेंट में तुर्की बोलते हैं, इट इज़ रॉन्ग। ये तुर्कमेनिस्तान है, ना कि टर्की, ये ध्यान रखना। ये है गजनवाइड एम्पायर जो अपने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पूरा दिस इज़ गजनवाइड एम्पायर। यहाँ पे एक डायनेस्टी थी गजनवी, उसके रूलर का उसका एक रूलर था, ठीक है। और उस रूलर की यहाँ पे एक रूलर थे, हिंदू रूलर थे, इस सिंध प्रांत में ही, उनका नाम था जयपाल। जयपाल से उनकी बहुत, मतलब ऐसे समझ लो कि एकदम बनती नहीं थी, और जयपाल हर बार हराते थे गजनवाइड एम्पायर का जो रूलर था उसको, ठीक है। और उन्हीं एक बैटल में जयपाल ने इस रूलर की हत्या कर दी, और इस चीज़ का रिवेंज उस रूलर का जो बेटा था, वो रूलर क्या था उसे हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट उस रूलर का जो बेटा था दैट इज़ महमूद गजनवी, इसने पहली बात तो इसके मेन 2 गोल इसने सेट किए। एक तो रिवेंज लेना है जयपाल से, और वो उसने लिया भी, गया जयपाल को पहले वॉर में तो कोई डिसीजन मतलब कोई नहीं निकला। दूसरे वाले में ये माना जाता है कि जयपाल को हरा दिया और मौज ले ली जयपाल की, इतनी भयंकर मौज ली कि जयपाल शर्म के मारे खुद इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। और महमूद गजनी सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, ठीक है। ये जो महमूद गजनवी है, जो गजनवाइड एम्पायर का एक तरह से रूलर था, इसने 17 बार 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किया। एंड इसका जो मेन उद्देश्य था, जो मेन मोटो था अटैक का इन इंडिया वॉज टू प्लंडर, यानी कि इंडिया को लूटना। इसका जो एम टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं था कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रूल होगा, बिकॉज उसे पता था यहाँ रूल करने के लिए मिलिट्री भी चाहिए। तो ये क्या था, इसके पास ऐसी मिलिट्री टेक्निक्स थी और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी। अब वो उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, जब हम गौरी को भी देख लेंगे कि किस तरह से ये लोग आते थे और डिफीट करके आसानी से चले जाते थे, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे कोई सेटल होने के लिए नहीं आया था, ठीक है, तभी इसको हम इन्वेजन बोलते हैं। और 17 टाइम्स इसने अटैक किया। पहला अटैक कब किया, ठीक है, अगर हम बात करें पहला अटैक महमूद ऑफ गजनी का, तो ये था 1025 और ऑलराइट, ठीक है। और इसने इसका अटैक, ये तो मैंने बता दिया ना, ठीक है। और इसका जो पहला अटैक था, पहला अटैक वॉज 1001 AD में, कहीं कहीं पे 1000 AD भी है, बट NCERT में जो लिखा हुआ 1001 AD है। इसमें इसका पहला इन्वेजन हुआ, मतलब पहला एक तरह से अटैक मारा इसने 1001 AD में, फर्स्ट अटैक। टोटल कितने किए, 17। अब 17 के 17 के बारे में हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो सेकंड लास्ट वाला था वो इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सा है, जब इसने 16th टाइम सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, प्लंडर किया था। यहाँ पे जो एनॉर्मस वेल्थ थी उसको ले गया था और यहाँ के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों, उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये इस्लाम के एक तरह से प्रचारक के रूप में आए थे और यहाँ पे कोई प्रचार वगैरह नहीं करने आए थे। लेकिन खुद ही सोचिए, जैसे आज हैं, आज के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो किस नाम पे मोटिवेट रखते हैं जनता को, धर्म के नाम पे, है कि नहीं। तो धर्म बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसका यूज़ भी करते हैं पॉलिटिशियंस, उनको आता है। उसी तरह इन रूलर्स को भी आता था। इस्लाम तक जब तक ये नहीं बोलेंगे कि हम क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं, भाई इनका क्या मोटिव था, इसका क्या मोटिव था, महमूद गजनी का लूटने का क्या मोटिव था। इसका मोटिव यहाँ पे था, सेंट्रल एशिया को ये मतलब वहाँ पे अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता था। जो मक्का मदीना है वहाँ पे खुद का गढ़ स्थापित करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं था, यहाँ पे बस लूटने आया करता था वो, ठीक है। तो वो इस्लाम की, हम इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं और इसलिए ऐसे करके वो आर्मी को मोटिवेट करता था और इसी वजह से उसने यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह भी तोड़ी। हमने पहले भी देखा था यहाँ पे चेरा, चोला, पांड्या, पल्लवास थे, ये भी एक दूसरे पर अटैक करते थे, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करते थे, बट मूर्तियाँ नहीं तोड़ते थे। ये सब कुछ ये माना जाता है कि यहाँ पे सोने का गेट लगा हुआ था, सोने की मूर्तियाँ थी शिव जी की, वो सब ले गया। और भाई साहब जब लौट रहे थे तो यहाँ पे जाट होते हैं और जाट की एक ट्राइब होती है खूंखार, ठीक है। ये खूंखार ट्राइब ने जो है जो जाट की ट्राइब थी इस पर अटैक कर दिया, बेइज्जती कर दी इसकी, वो सोने का गेट भी ले लिया। तो इसने सोचा, या फिर यह हम बोल सकते हैं कि इसने लास्ट टाइम अटैक किया इंडिया में, दैट वाज 17th टाइम, बस वही रिवेंज लेने के लिए जाट से, और उसके बाद इसकी हो जाती है डेथ। ये जो अटैक करता है सोमनाथ में, अगर हम बात करें 1025 AD में करता है, और जो जाट्स पे अटैक करता है लास्ट, ये रफली 1027 AD। और इसकी जो डेथ है हम बोल सकते हैं इसकी मृत्यु वो होती है इन द ईयर 1030 AD। ये हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि महमूद गजनवी में हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो पहला टर्क इन्वेडर है, टर्क मतलब टर्कमेनिस्तान। अब आपको लगेगा, देखिए यहाँ पे टर्कमेनिस्तान अगर हम बात करें तो
हटा दूं क्या, इतना हटा देता हूँ यहाँ पे अगर हम टर्कमेनिस्तान अगर प्रेजेंट डे अगर आप देखो तो अफगानिस्तान के ऊपर देखने मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे अफगान। और अगर हम आगे जब मुगल्स पढ़ेंगे ना, जो मुगल अकबर बाबर ये सब, तो ये लोग खुद को मंगोलाइड बताते हैं। वैसे ये रहते थे उज़्बेकिस्तान में, कौन ये सब बाबर वगैरह उज़्बेकिस्तान से आते हैं, बट ये खुद को मंगोलॉइड ओरिजिन का बताते हैं। मंगोलिया एक कंट्री है, चाइना के ऊपर पड़ती है, ठीक है। वैसे ये लोग भी अफगानिस्तान वाला ये जो रीजन है यहाँ पे रूल कर रहे थे, लेकिन तब थोड़ी नहीं होता था अफगानिस्तान, तब तो एक तरह से तुर्कमेनिस्तान वाला ही प्रोविंस का ये हुआ करता था, ठीक है। तो उसी का ही ओरिजिनेटर खुद को बोला करते थे। तो एक तो हमने देखा पहले टर्क इन्वेडर है, कब अटैक किया इंडिया में, 1001 एडी में, बहुत आसान है। फिर 1000 एडी सिंपल याद रख लो, 17 बार अटैक किया इसने। मेन इसका उद्देश्य लूटना था, प्लंडर था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं था। इसकी डेथ 1030 एडी में होती है, लेकिन उससे पहले इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। दैट वॉज इज 16th अटैक 1025 एडी में, और 17th अटैक लास्ट इन 1027 एडी में हुआ था। क्या हमें सर डेट एकदम रट्टी होनी चाहिए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा रट्टी हुई नहीं होनी चाहिए। पहला वाला आप देख लो कि कब अटैक हुआ था, ये चीज़ पता होना चाहिए। कहाँ से आया था वो तो आई थिंक याद हो गया होगा। कितनी बार, वो भी हम लोग स्टोरी पढ़ते रहते हैं, 17 बार। लेकिन हम लोग वो 17 बार जो स्टोरी है वो मोहम्मद गौरी से रिलेट करते हैं, है ना। अब ये मोहम्मद गौरी को आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो ट्रू नहीं है। 17 बार अटैक गजनवी ने किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं गौरी पे भी जरा, लेकिन उससे पहले इसके टाइम पे कुछ राइटर्स हुए जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, और उसमें से एक किताब थी शाहनामा। शाहनामा यानी बुक ऑफ किंग्स, ठीक है। ये शाहनामा शाहजहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। इसको लिखा था अली फिरदौसी ने, इसी टाइम पे, इसी का कंटेम्प्रेरी था महमूद गजनी का, ठीक है। और एक थी आपकी तहकीक हिंद, ये किताब आई थिंक शाहनामा, आई थिंक सीजीएल मेंस में इस बार पूछी भी गई है ना, तहकीक ए हिंद। और ये जो बुक के राइटर हैं वो अल बरूनी। तो ये आपको दो याद रख लेनी है। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकंड टर्क इन्वेडर, मोहम्मद गौरी। अब जो मैंने आपको ये पूरा गजनवाइड एम्पायर दिखाया था, यहाँ पे दूसरी डायनेस्टी आ चुकी थी, एंड दैट वाज घुरिड एम्पायर। और घुरिड एम्पायर का एक तरह से जो रूलर था, उसका भाई था ये मोहम्मद गौरी, जिसका एक्चुअल में नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद। मोइजुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था। अब इसको भेजा गया था कि भाई देखो, इंडिया में थोड़ा सा टेरिटोरियल एक्सपेंशन अपन को करना है, जाके देखो क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने लिए। तो इसने पहला अटैक मारा 1175 एडी में और हार गया। कहाँ पे मारा? पहला अटैक जो इसका मुल्तान में हुआ 1175 एडी में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो पहला अटैक था वो 1175 में ही होता है। इसका नाम क्या था? मोइजुद्दीन मोहम्मद, जिसको हम शॉर्ट में मोहम्मद घुरी बोलते हैं या फिर मोहम्मद गौरी बोलते हैं, ठीक। तो 1175 एडी में इसने पहला अटैक किया, कहाँ पे? मुल्तान में। ही वॉज डिफीटेड। ही अगेन अटैक्ड 1178 एडी। कहाँ पे अटैक किया इसने? गुजरात में अटैक किया। ही वॉज अगेन डिफीटेड। डिफीटेड बाई हुम? डिफीटेड बाई रूलर भीम द सेकेंड। और इसी साल एक फीमेल रूलर भी थी, मुझे एग्जैक्टली तो नाम याद नहीं आ रहा है, सोलंकी और चालुक्यन रूलर थी वो, और उन्होंने भी इसको हराया था। आई थिंक कुमार देवी करके कुछ नाम था, ठीक है। और उन्होंने भी इसको हराया था, मोहम्मद गौरी को। तो शी वॉज द फीमेल रूलर जिसने कि मोहम्मद गौरी को हराया था। एंड देन इन दो वॉर्स के बाद अभी हो क्या रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए। ये इंडिया है, ठीक है। इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा इंडिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी अटैक हुए कहाँ से हुए? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। यहाँ तो हिमालयाज अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ पूरा समुद्र है, यहाँ पे उतना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं है। सारे अटैक यहीं से हो रहे थे, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेजन किया हो या फिर महमूद ऑफ गजनी ने किया हो। और ये भाई साहब क्या कर रहे थे? यहाँ के रास्ते आना चाह रहे थे, दिल्ली में आना चाह रहे थे, दिल्ली में आना चाह रहे थे ये, और इस रास्ते से आ रहे थे, हार गए। फिर ये इस रास्ते से आए, किससे? ऊपर वाले रास्ते से आए। और जब ये यहाँ तक पहुँचे, भटिंडा तक पहुँचे, देन ये चीज़ जो है पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहे थे? अगर हम बात करें, ये पूरा अगर इंडिया है या ये दिल्ली है, तो यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी थी। दिल्ली में कौन राजपूत डायनेस्टी थी? चौहान डायनेस्टी। और चौहान डायनेस्टी के एक रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड, जिनको कि हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो दिल्ली है कैपिटल, सबसे पहले चौहान राजपूत रूलर्स की नहीं रही। और ये राजपूत रूलर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, जो कि बड़ी डायनेस्टी थी, उसके जब उसका एक तरह से हम बोल सकते हैं वीक हुई,
उसके जो फ्यूडेटरीज थे उन्होंने खुद को ऑटोनमस घोषित कर दिया, और वो ही फ्यूडेटरीज हमारे आए कौन, यहाँ पे सोलंकी है गुजरात में, ठीक है, मालवा रीजन में परमार्स आए, और यहाँ पे आपका गढ़वाल आए जो कन्नौज वाला रीजन है, और यहाँ पे आपकी तोमर डायनेस्टी आई, ठीक है। तोमर डायनेस्टी ने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया, और उसी ने ही ये माना जाता है तोमर डायनेस्टी ने ही दिल्ली को स्थापित किया और सबसे पहले अपना कैपिटल बनाया। देन ये चौहान डायनेस्टी ने तोमर डायनेस्टी को हरा के वहाँ पे अपना स्वामित्व स्थापित किया, और वहाँ के जो रूलर थे पृथ्वीराज द थर्ड, जो 16 साल की उम्र में जिन्होंने राजगद्दी पे आ गए, पृथ्वीराज चौहान ने पूरा ऑक्यूपाई किया। पहला अपना बैटल जीते और दूसरा हार गए, किससे, इन्हीं से हारे थे, भीम द सेकंड से। खैर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इन दोनों के बीच में वॉर होता है, किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड अब यहाँ तक आ चुका था, भटिंडा तक। तो यहाँ पे दिल्ली और भटिंडा के बीच में एक जगह पड़ती है तराइन, और यहाँ पे तराइन में हुआ युद्ध। तराइन में युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ फर्स्ट वाला, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1191 एडी में। पृथ्वीराज वॉन, ठीक है, पृथ्वी वॉन, इन शॉर्ट पृथ्वीराज जीत गए इसमें। देन अगेन अगले साल बैटल हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये हुआ 1192 एडी में, और यहां पे गौरी वॉन, मोहम्मद गौरी जीत गया। अब इसको लेके भी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो जो ट्रू स्टोरी है, जिसको ट्रू माना जाता है, दैट इज, या फिर हम पहले स्टोरीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे गढ़वाल, ठीक है, या फिर गहरवाल राजपूत हुआ करते थे। कहाँ पे? गढ़वाल राजपूत, कन्नौज वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। और इसके राजा थे राजा जयचंद। तो ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, यानी एक दोनों की बिल्कुल भी पटती नहीं थी, गहरवाल और चौहान्स की। और राजा जयचंद वन ऑफ दी वो थे, एकदम एनिमी थे। और यही कारण है कि बोला जाता है जब पृथ्वीराज थर्ड ने ये जब इस चीज़ को भांप लिया, किस चीज़ को, कि फिर से अटैक आने वाला है गौरी का। क्योंकि पहले वाले में अगेन ये स्टोरी ये बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने छोड़ दिया गौरी को कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन क्या ये ट्रू है? अब देखिए इसके सोर्स क्या है। पहली बात तो ये चीज़ समझ लो कि राजा जयचंद वाली स्टोरी तो ट्रू है, ये मानी जाती है। क्यों? क्योंकि राजा जयचंद, ये बात तो ट्रू है कि जयचंद और यानी कि जो गढ़वाल हमारे किंग्स हैं और इनकी चौहान्स की बिल्कुल नहीं बनती थी, तो इस वजह से सपोर्ट में नहीं है। और ये माना जाता है कि मोहम्मद गौरी को इन्होंने ही इन्विटेशन दिया था कि आओ और यहाँ पे अटैक करो, ये सही टाइम है। लेकिन और भी बहुत सारी स्टोरीज अटैच हैं, जिनमें कि मैंने आपको ये बताया कि मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, और उनकी वो सबसे बड़ी गलती थी। और राजा जयचंद क्यों इनसे खफा थे पृथ्वीराज थर्ड से? बिकॉज इनकी बेटी थी, उनकी बेटी का नाम क्या था? संयोगिता, ठीक है। और ये संयोगिता जो है इनका स्वयंवर करवाया जयचंद ने, ठीक है। और पहली बात तो हरा दिया जयचंद को, ठीक है, किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। और इनकी जो बेटी थी संयोगिता, ठीक है, संयोगिता की बेटी को उठा लाए कौन? पृथ्वीराज द थर्ड, जब उनका स्वयंवर हो रहा था। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? सोर्स क्या है इन सारी चीज़ों का? वो है पृथ्वीराज रासो। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक इन्हीं के कोर्ट में थे, यानी पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में, एंड ही वॉज चंद्रबरदाई। इन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि इन्होंने पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान, वो जो कि सेम ही पर्सन है, उनके बारे में ये चीज़ स्टोरीज लिखी। लेकिन ये ट्रू नहीं कंसीडर की जाती कि वो जो है जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो उठा के लाए थे किसको? संयोगिता को स्वयंवर से। रीज़न उसका ये है, रीज़न कंसीडर ये किया जाता है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप संबित पात्रा से बोलें कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बायोग्राफी लिख दीजिए, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे। फिर हम बोले कन्हैया कुमार से राहुल गांधी जी की बायोग्राफी लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे वो, ठीक है। तो ये स्टोरीज ट्रू नहीं मानी जाती हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे माना जाता है वो भाग निकला वो, ठीक है। और सेकेंड बैटल ऑफ तराई में भी यहाँ पे आपने वो देखा होगा पूरा इस मूवी में कि किस तरह से जो है ये इसने मतलब लिख रखा है इन्होंने, चंद बरदाई ने, कि इनको पकड़ के ले गए, कहाँ पे? वहीं मुल्तान में पकड़ के ले गए, और उसके बाद इनको शब्द भेदी बाण लगाना आता था, ठीक है, मारना आता था, और वो सारी चीज़ें स्टोरी जो आपने मूवी में देखी होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रू कंसिडर नहीं की जाती हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इनको रूल करने के लिए अजमेर प्रोविंस में दे दिया गया था कि आप रूल कर लो, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी करते हुए पाए गए थे, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने इनको मार डाला। और कुछ का मानना है कि नहीं, पहले इनको तुरंत ही मार डाला गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इसके बाद कुछ और होने वाला था,
इसके बाद अब क्या होने वाला था, अब जो है राजा जयचंद जो थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा एनिमी था वो जा चुका था। तो इन्होंने ये माना जाता है कि 4 वीक तक लगातार पार्टी करने का आदेश दिया, मतलब खूब पार्टी चली पूरे किंगडम में उनके, कन्नौज में। लेकिन यहाँ पे अगेन एंट्री होती है मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे अब बैटल होता है, बैटल ऑफ चंदावर इन द ईयर 1194, जिसमें कि अब राजा जयचंद की जो है वो हत्या कर देता है 1194 AD में, बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर होता है जहाँ पे राजा जयचंद जो है उनकी हत्या कर देता है मोहम्मद गौरी। और यहाँ से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अब टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जहाँ से पूरी तरह से, वैसे टर्निंग पॉइंट तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ही था, जहाँ से दिल्ली जो है वो मुस्लिम इन्वेडर्स के हाथ में जा चुका था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें आगे फिर हम लोग। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि अब किसका रूल है यहाँ पे अब रूल है मोहम्मद गौरी का। लेकिन ऐसा नहीं कि मोहम्मद गौरी यहाँ पे खुद रूल कर रहा है। मोहम्मद गौरी ने एक काम किया, एंड दैट वो एक काम वो किया उसने कि इसके 4 इंपॉर्टेंट स्लेव थे जिस पे ये बहुत भरोसा करता था। उसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था इसका। दूसरा स्लेव था याल्दूस, ठीक है, याल्दूस। तीसरा इसका था कुबाचा, ठीक है, कुबाचा। और चौथा था बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी। इसने कुछ कुछ प्रोविंसेस सबको दे दी है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका स्लेव। सारे स्लेव्स थे, और यही कारण है कि ये क्यों ये लोग जीते थे। सर पानीपत नहीं, पानीपत अभी कहाँ पे आ जाएगा, ये तराइन का युद्ध है। पानीपत अभी आएगा 1526 में, ठीक है, अभी नहीं। राइट, चलिए। तो उसमें से ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये लोग स्लेव हुआ करते थे। होता ये था कि देखो इंडिया भैया अगर आप देखो तो क्यों हम ही लोग के घर में आके हरा जाते थे राजपूत्स को, क्यों हरा जाते थे, रीज़न उसके कई थे। जैसे कि एक तो हम हाथी में लड़ रहे हैं, वो उनके पास एकदम टर्किश घोड़े हैं, और वो घोड़े भी बहुत ही बढ़िया ब्रीड के होते थे। अब जितनी देर में वो भाई साहब इधर उधर देखेंगे हाथी, तब तक तो वो काम कर देगा। बहुत अच्छी उनके पास कैवलरी को मतलब बोलते हैं घुड़सवार, वो थे। बहुत अच्छे उनके पास जो आर्म्स एंड एमिनिशंस होते थे वो होते थे कि आप कहीं पे भी मारो उनको, वो मरेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरा स्टील का अंदर वो रहता था, ठीक है। ये कुछ कारण थे, और वो ये भी था कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थे, जो कि राजपूत से नहीं थे, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे कारण थे। लेकिन हमें कौन सा यूपीएससी में मेंस लिखने जाना है, जो हमें ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये सारे थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें से सबसे ट्रस्टेड था गौरी का, रीज़न क्योंकि उसका दामाद भी था। तो इसने जो दिल्ली वाला या फिर जो आसपास का जो एरिया था अजमेर वगैरह, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। याल्दूस की अगर बात करें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, बट अभी समझ लीजिए बिकॉज याल्दूस वगैरह फिर से आएंगे। याल्दूस वगैरह को भी ये जो मुल्तान वाला प्रोविंस है ना, वो दे दिया। और बख्तियार खिलजी को जो ईस्टर्न पार्ट है, आप ये समझ सकते हो कि जो बंगाल वगैरह रीजन है, बिहार वाला, वो रीजन दे दिया। और बख्तियार खिलजी के रिगार्डिंग एक फैक्ट पता होना चाहिए कि यही बख्तियार खिलजी था हु डिस्ट्रॉयड नालंदा। इसी ने ही नालंदा को जो है डिस्ट्रॉय किया था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अपना संभाल के चला जाता है, कहाँ पे, वहीं पे गजनवी में, यानी कि जो घुरिड एम्पायर है वहाँ पे वो चला जाता है अपना अफगानिस्तान वाला रीजन में। और ये फिर से वापस आता है 1206 में। कौन? मोहम्मद गौरी जाटों को मारने आता है, जाटों से रिवेंज लेने आता है एक तरह से, जिस तरह से वो आया था, ठीक है। लेकिन इस बार ये लौटते वक्त हरा तो दिया, जीत तो गया, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट एशिया में भी ये कुछ वॉर्स लड़ रहा था गौरी, वहाँ पे हार गया, तो यहाँ पे लड़ने जीत गया। लेकिन जब वापस जा रहा था तो 1206 में मारा गया, बस, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अब 1206 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से गौरी की डेथ हो गई, और यहाँ से अब ये जो पूरा शासन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में चला गया, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाई सल्तनत? महाजनपद देखे थे, उसमें एक मगध प्रोविंस देखे थे। मगध में हम लोगों ने देखे थे डिफरेंट डायनेस्टीज आई। पहले कौन सी आई थी? हरिणका डायनेस्टी, शिशुनगा डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी, देन हमने देखा शुंगा डायनेस्टी, देन कन्वा डायनेस्टी। सब डायनेस्टीज थी उस पूरे मगध प्रोविंस में। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट डायनेस्टीज आई, और उसमें से सबसे पहले डायनेस्टी आई दी स्लेव डायनेस्टी। किस साल में? 1206 में इसकी एक तरह से स्थापना हुई। और किसने स्थापना करी इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको हम स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा या फिर आगे भी हमारे इल्तुतमिश शाह बलबन आए, वो सब स्लेव्स थे कहीं ना कहीं। और क्योंकि वो स्लेव थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। इसके आगे जो आता है इल्तुतमिश, वो भी इसका गुलाम होता है। ऐसे बलबन आता है, वो इल्तुतमिश का गुलाम होता है। तो इसलिए इसका स्लेव डायनेस्टी या फिर इसको मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, मामलुक डायनेस्टी। और ये जो स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ये इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। एक वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में एक ट्राइब हुई जिसका नाम हुआ इल्बारी, और ये इल्बारी ट्राइब से सारे बिलोंग करते थे मेनली। तो इनको हम बोलते हैं कि इल्बारी डायनेस्टी भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वैसे अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई, देन इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, 1290 से 1320 तक रूल रहा। देन आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसका रूल 1320 से 1414 तक रहा। देन आती है सैयद डायनेस्टी, जिसका रूल 1414 से लेकर 1451 तक रहा। देन आती है द लास्ट डायनेस्टी, 1451 से लेकर 1526 तक, जिसका रूल रहा। और ये 1526 में इसके बाद से अब हमारा मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? और अब इसको अगर आपको याद करना हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसको याद भी आप इस तरह से कर सकते हैं, सख्त लौंडा करके, ठीक है। ऐसे कर याद कर सकते हो, सख्त सा लौंडा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं इसे सख्त सा लौंडा करके। तो स से स्लेव डायनेस्टी हो जाएगा, ख से खिलजी डायनेस्टी, त से तुगलक डायनेस्टी, और सा से सैयद डायनेस्टी, और लो से आपका हो जाएगा, फिर लौंडा से हो जाएगा लोधी डायनेस्टी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। बाकी अब हम एक एक करके, आज हम लोग का जो टारगेट रहेगा दैट विल बी स्लेव डायनेस्टी। आज हम सारी चीज़ें स्लेव डायनेस्टी को लेके पढ़ने वाले हैं। बाकी कल जो हम लोग को ये सारी डायनेस्टीज देखेंगे, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी के बारे में। ऑलराइट, थोड़ा सा रुकिए, आई थिंक साउंड आ रहा है। साउंड चला गया है ना। चलो, तो इतनी चीज़ क्लियर। अब हम एक एक करके स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसमें रूलर हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210 AD तक। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये अभी दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, बट इसने दिल्ली से अपना रूल स्टार्ट नहीं किया। लाहौर उस समय कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, लाहौर। अब दिल्ली किसने शिफ्ट करी और क्यों शिफ्ट करी वो भी देखेंगे, उसका रीज़न भी। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर स्लेव डायनेस्टी के साथ। और सबसे पहली चीज़, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। यानी ये माना जाता था कि जो भी इसके पास जाता था वो खाली हाथ नहीं आता था, ठीक है। मतलब ये जो भी इसके पास मतलब पैसे वगैरह मांगने के लिए जाता था कुछ भी, तो ये दे देता था। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी उदारवादी था। तो ही इज़ नोन एज लाख बख्श। ही डाइड इन 1210 AD वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान और या फिर पोलो खेलते वक्त। अभी चौगान होता क्या वो देख लीजिए यहाँ पे। तो ये एक गेम होता है जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, और इसी को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक को इंजरीज हुई, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क्स, कुव्वतुल इस्लाम एट दिल्ली एंड अलाउद्दीन का झोपड़ा। अब देखो, अब उस टाइम पे ये लोग किस लिए आए थे, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो था ही, बट ये इस्लाम का भी प्रचार करना चाहते थे। अब इस्लाम का प्रचार कैसे करेंगे? तो इस्लाम का प्रचार इन्होंने किया डिफरेंट इस्लामिक आर्किटेक्चरल मार्वल्स बनवा के। और ये माना जाता है इन्होंने पूरा स्क्रैच से नहीं बनवाया। इन्होंने ये किया कि जो भी यहाँ पे मंदिर वगैरह, और ये बोला जाता है, अभी हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और वो ये माना जाता है कि बहुत सारे मंदिर जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे उनको तोड़ के उसके मलबे से बना है, और वो लिखा भी है यहीं पे। वो थोड़ा चिढ़ाने के पर्पज़ से भी है। ये भी माना जाता है कि सारे कभी न कभी हिंदू या फिर जैन आर्किटेक्चर है। जैसे ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये है आपका कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है ये आपका। और ये आप देख सकते हैं मेहरौली पिलर, ये कुतुब मीनार के पास में ही, अगर आप देख पा रहे हो ये कुतुब मीनार है, और ये आपका कुव्वतुल इस्लाम। और इसमें एक पर्टिकुलर जो आर्किटेक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का जो है, इसको एक टेक्निक भी बोलते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज कॉर्बेल्ड टेक्निक। ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम लोग कॉर्बेल्ड टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। और कभी अगर आपसे बाउली पूछ ले, बाउली क्या होता है, अभी मैं बाउली एकदम से क्यों बता रहा हूँ, बाउली ध्यान रखना ये स्टेप्ड टैंक होते हैं, अगर कभी पूछ ले इसको नोट कर लेना, बिकॉज आगे आए ना आए तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो बाउली आपके स्टेप्ड टैंक होते हैं ऐसे करके, ठीक है, मतलब टैंक मतलब एक स्टेप्ड हम बोल सकते हैं, टैंक होते हैं या फिर वेल होते हैं, कुएं होते हैं जिसमें स्टेप्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम के रिगार्डिंग आपको चीज़ याद रखनी है कि ये कॉर्बेल टेक्निक में बना हुआ है। एंड देन ये है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा अपनी कोई ट्रिक बना के, ट्रिक तो मेरे दिमाग में आ रही है एकदम से, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ ठीक है। तो ये माना जाता है ये जैन आर्किटेक्चर हुआ करता था, ये जैन मोनेस्ट्री हुआ करती थी, जिसको तोड़वा के उसने यहाँ पे थोड़ा सा इस्लामिक जो आर्किटेक्चर होता था उसका रूप दे दिया और इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। ये कहाँ पे है, ये आपकी अजमेर में, ये आपकी अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी सेंट थे जिसको ये अपना गुरु मानता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके नाम पे, खुद के नाम पे नहीं, उनके नाम पे, जिसका गुरु था सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी कि अगर हम क्या बोलते हैं इस्लाम में, मतलब कब्र है ना, कब्र, तो उनकी कब्र जो है इसी के पास है, जो कुतुब मीनार है इसी के पास में इनकी कब्र भी है, किसकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये है आपकी कुतुब मीनार, इसमें टोटल 5 स्टोरेज हैं, 5 मतलब 5 माले में बना हुआ है, ठीक है। तो ये 5 माले, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, 5 स्टोरेज हैं, जिसमें कि पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बनवाया था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो पूरा करवाने का काम किया था किसने, इल्तुतमिश ने। और आगे हुआ क्या कि आगे जो लाइटनिंग वगैरह हो उससे जो ऊपर के माले टूट जाते थे, जिसको कि फर्दर आगे रूलर्स ने बनवाया, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिलजी ने भी बनवाया इसको, ठीक है। तो 5 स्टोरेज थे। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो दैट हाइट वॉज रफली 73 मीटर्स, ठीक है, ये इसकी हाइट कंसीडर की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, और हाँ, ही पैटर्नाइज राइटर्स लाइक हसन उन नज़ामी और फ़खरुद्दीन। हसन उन नज़ामी की एक राइटिंग है, आपको पता होना चाहिए, इसने पैटर्नाइज किया था इनको। तजुल मसीर और फ़खरुद्दीन की थी तारीख़ मुबारक शाही। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे इससे, एक बार देख लेंगे अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो हसन उन नज़ामी, तजुल मसीर लिखा इन्होंने, और फ़खरुद्दीन ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा इन्होंने, ठीक है। और कुछ यहाँ पे और कुछ तो पॉइंट नहीं छूटा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ें, ठीक है। अब आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि अगला रूलर था। 4 साल तक मात्र रूल किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1206 से लेकर 1210 तक। अब इल्तुतमिश का रूल आएगा। इल्तुतमिश कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है। स्लेव मतलब दास है उसका, और उसका दामाद भी है। जिस तरह से गौरी का दामाद और स्लेव था कौन, आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी तरह, ठीक। तो एक्चुअल में इल्तुतमिश ऐसे नहीं कि तुरंत रूल पे आ गया। इल्तुतमिश रूल पे नहीं आया, आराम शाह करके एक रूलर था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। ये लाहौर की जो जनता थी वो चाहती थी कि हमारा नेता कैसा हो, आराम शाह जैसा हो, ताकि हम भी आराम करें। लेकिन इल्तुतमिश को था नहीं। इल्तुतमिश ने समझाया एनालॉजी को। एनालॉजी उसने इस तरह से समझाई कि देखो, गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश स्लेव, इल्तुतमिश शुड बी अ राजा। तो उसने एनालॉजी समझाई कि किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था और दामाद भी था, वो किंग बना, उसी तरह हम भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी हैं, स्लेव भी हैं, हम राजा बनने चाहिए। लाहौर के लोग बोले नहीं ये एनालॉजी हमें अच्छी नहीं लगी, हम रीजनिंग में वैसे एनालॉजी पढ़ के थक चुके हैं, तुम्हारी एनालॉजी हम नहीं समझ पाएंगे अब। तो इसने क्या किया, चलो कोई नहीं, आराम शाह को पहले हराया, ठीक है, और उसके बाद इसने कैपिटल ही शिफ्ट कर दी लाहौर टू दिल्ली। उसको पता था लाहौर में रहकर रूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान एक मंगोलॉइड रूलर था। ये है आपका चाइना के ऊपर मंगोलिया, यहाँ का रूलर था चंगेज़ खान। जैसे इसका नाम चंगेज़ टाइप है ना, बड़ा भयानक टाइप ही रूलर था, मतलब दया ज़ीरो इसके अंदर थी। जैसे आप इसके आगे सामने भीख भी मांगेंगे तो भी ये बिल्कुल भी आपको भाव नहीं देने वाला, इस तरह का रूलर था ये। जहाँ गया वहाँ पे इसने एनॉर्मस किलिंग्स की, एनॉर्मस डिस्ट्रक्शन किया। ये
ख्वाराज़मियान एम्पायर है ये जो आप देख पा रहे हैं ऑरेंज से, इसको इसने टारगेट बनाया, यहाँ पे रूल किया इसने, ठीक। ये है इंडस रिवर, इसके आसपास ये मंडरा रहा था जब इल्तुतमिश दिल्ली में बैठे हुए थे, और इल्तुतमिश को ये चीज़ पता थी, तो इन्होंने पहले ही इस पर्टिकुलर लाहौर को सिक्योर करके रखा था, बिकॉज इनको पता था कि जितने भी इन्वेजन हो रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट साइड से ही हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो पहले के जो रूलर थे, अगर आपको याद आ रहा हो, वो कुबाचा और कुबाचा मैंने बताया था, और कौन सा रूलर बताया था आपको, याल्दूस। तो ये कुबाचा, याल्दूस और बख्तियार खिलजी, इन सब को साइड किया इसने, इन सब को, जो तीनों थे ना वो अभी भी रूल कर रहे थे। तो कुबाचा, याल्दूस और बख्तियार खिलजी तीनों को साइड किया, और चंगेज़ खान से डायरेक्ट पंगा नहीं लिया। ऐसा नहीं कि चंगेज़ खान से दिल्ली सल्तनत को सेव कर लिया, दैट मीन चंगेज़ खान को हरा दिया, नहीं, हरा नहीं पाया था। चंगेज़ खान अगर आता यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं था कि इल्तुतमिश जीत पाता है, लेकिन वो आया इसलिए नहीं क्योंकि उसको कोई साइंस ही नहीं मिल रहे थे, उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही थी अंदर से कि जाएँ तो क्यों जाएँ, क्योंकि पहले से इतना बड़ा एम्पायर है, पहले इसी को संभाल लें। और ऊपर से इंडस रिवर एक नेचुरल फ्रंटियर थी। और तीसरी चीज़ ये था कि इसने जो है, इसका एक मतलब दुश्मन था एक तरह से बोल सकते हैं, इसको शरण ना देकर इसको ऐसे भगा के इसने थोड़ा सा चंगेज़ खान का दिल जीतना चाहा। तो इस तरह से इसने रायत ऑफ चंगेज़ खान से बचा लिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि निज़ामुल मुल्क जो है वज़ीर हुआ करता था। वज़ीर मतलब एक तरह का प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर, निज़ामुल मुल्क इल्तुतमिश के टाइम पे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो है 1227 में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, चंगेज़ खान की। तो हमारे रूलर रूल कब कर रहे हैं, इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236, उसमें 1227 में चंगेज़ खान की हो जाती है डेथ, ठीक। अब आगे क्या होता है, अब इल्तुतमिश जी जो हैं इन्होंने करेंसी स्टार्ट करी, सिल्वर कलर के मतलब सिल्वर के टंका और कॉपर के जीतल, इन्होंने करेंसी स्टार्ट करी। ही ऑर्गेनाइज्ड द इक्ता सिस्टम, उन्होंने इक्ता प्रणाली का आयोजन किया, और इन्होंने ही सेटअप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगानी या फिर चालीसा, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, 40 तुर्क स्लेव्स का इन्होंने ग्रुप बनाया। अब ये माना जाता है टोटल 40 नहीं थे, 24-25 ही थे, लेकिन खैर हमें उतना डीप में नहीं जाना है, बस हमें याद रखना है कि ग्रुप ऑफ 40 स्लेव हुआ करते थे। और वो भी कौन से स्लेव, टर्किश स्लेव, टर्किश होने चाहिए, ये टर्किश स्लेव्स थे। और ये जो स्लेव्स थे कौन थे, एक तरह से जो एबल मिलिट्री कमांडर्स थे। अब ये जो एबल मिलिट्री कमांडर से, इनको जो किंग है उस समय कौन था, इल्तुतमिश, उसने लैंड दे दी थी कि इस लैंड में, ये तुम्हारा लैंड है एक तरह से, और यहाँ से तुम पैसा इकट्ठा करके अपनी सैलरी काट के हमें इकट्ठा करके दे देना। और इसी को बोलते हैं इक्ता सिस्टम। इक्ता का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा। तो पीस ऑफ लैंड में कौन रूल करेगा, ये ग्रुप ऑफ 40 रूल करेंगे, एक एक करके उनको ज़मीन का दे दिया जाएगा, और रेवेन्यू कलेक्ट करके ये किंग को पास इकट्ठा करना होगा अपनी सैलरी काटने के बाद। तो इक्ता भी समझ गया, चहलगानी भी समझ गया, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल समझ गया। ये सिल्वर टंका है आपके सामने, ठीक। अब आती हैं हमारी कौन रज़िया सुल्तान आती हैं, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान अगर बात करें तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। अब था ये, इल्तुतमिश अपने लास्ट के टाइम पे, लास्ट डेज में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा करते थे। कंफ्यूज इस सेंस में कि उनको ये था कि बेटे उनके निकम्मे टाइप थे, बेटे पे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उनके जो बेटे हैं वो कुछ कर सकते हैं। और आगे बफरिंग हुई है क्या, सौरभ आपका ही हुआ होगा, एक बार देख लेना, आई थिंक मेरे साइड से नहीं, ठीक है, बाकियों को भी नहीं है, ठीक है। तो इनके कई सारे बेटे थे, तो उनको शिफ्ट नहीं करना चाहते थे पावर, बिकॉज इल्तुतमिश को लगता था कि उनकी जो बेटी है वो एबल रूलर बन सकती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया। लेकिन बेटे शांत थोड़ी ना बैठेंगे, है ना, भले एबल ना हो लेकिन बहन को थोड़ी ना बनने देंगे। तो रज़िया ने बोला आओ, सबसे पहले कौन आएगा, तो रुकनुद्दीन बोलते हम आएंगे। तो रुकनुद्दीन को पहले हराया, जो उन्हीं के भाई थे, ठीक है। उसके बाद बाकी लोग ज़्यादा बोले नहीं, तो रुकनुद्दीन को इन्होंने पहले तो हटाया, साइड किया, किसने, रज़िया सुल्तान ने। जिस तरह से हमने देखा था आराम शाह को साइड किया था किसने, इल्तुतमिश ने। अब रज़िया सुल्तान अपना रूल स्टार्ट करती हैं 1236 में। शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया। वह भारत में पहली शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ऐसा नहीं कि महिला रूलर्स थी, नहीं थी, लेकिन ये पहली महिला रूलर थी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल रूलर थी, ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट, अल्तुनिया गवर्नर ऑफ बटिंडा रेफ्यूज टू एक्सेप्ट सुज़ेरैनिटी ऑफ रज़िया, ठीक है, एंड रज़िया अकम्पनीड बाई याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। अब हुआ क्या, ये जो ग्रुप ऑफ 40 थे, जो ग्रुप ऑफ 40 स्लेव थे, जो ये चहलगानी सिस्टम था, चालीसा था जिसको इल्तुतमिश ने सेटअप किया था, ये नहीं चाहते थे कि रज़िया बने। जैसे तैसे रज़िया जी बन गई। तो रज़िया जी जो क्या थी, वो एक मेल अटायर में रहती थी और अपना फेस ढक के रहती थी, फेस नहीं दिखाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
नहीं सही लगी, या फिर पूरे एक तरह से जो मेल अटायर इन्होंने रख रखा था वो चीज़ नहीं अच्छा लगा इन ग्रुप ऑफ 40 या फिर वहाँ की जो जनता थी। तो एक तरह से बहुत रेजिस्टेंस इनको ऑफर हुआ, ना सिर्फ ग्रुप ऑफ 40 बल्कि बहुत सारे इनके जो कोर्ट में ही थे वहीं से इनको रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, और रेजिस्टेंस को दबाया इन्होंने काफ़ी हद तक, बहुत दबाया। एक भटिंडा का रूलर था और उसका नाम था अल्तुनिया, जो बचपन में पहले इनके साथ खेला करता था, वही अल्तुनिया देखो आज क्या कर रहा है, ठीक है। खैर, तो इन्होंने किया क्या, रज़िया सुल्तान ने, और ये ट्रू स्टोरी है, अब यह समझना कि मैं अपने आप से बना के बता रहा हूँ, ठीक है। रज़िया जो सुल्तान है याकूत, ये इल्तुतमिश के टाइम पे मतलब एक स्लेव टाइप था और सर्व किया करता था। तो रज़िया को इस पर काफ़ी भरोसा था, काफ़ी बड़ी पोजीशन दे दी याकूत को रज़िया ने। ये टर्किश बिल्कुल नहीं था, इसको माना जाता है कि इसके ओरिजिन अफ्रीका से देखने को मिलते हैं, अरब साइड से देखने को मिलते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई किसको, ग्रुप ऑफ 40 को, ठीक है। और ये अल्तुनिया ने तो बिल्कुल, अल्तुनिया ग्रुप ऑफ 40 में नहीं थे, भटिंडा में वो कर रहा था, और क्योंकि ये उन्हीं के रूल में थे इल्तुतमिश तक, इल्तुतमिश के टाइम तक किसके रूल मतलब अंडर में, दिल्ली सल्तनत में। बट अल्तुनिया ने क्या बोला, नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे इनके अंडर। रज़ियन बोलते हैं अभी आते हैं याकूत को लेके, याकूत को लेके गई, याकूत पेल दिए गए किसके द्वारा, अल्तुनिया के द्वारा, मर्डर कर दिया और रज़िया को बंदी बना लिया। एक्चुअली बोला जाता है कि अल्तुनिया ने पहले ऑफर दिया था, मतलब प्रपोज किया था रज़िया को, और रज़िया ने मना कर दिया था कि तुम्हारे पास तो कुछ काम मिल रहा है नहीं और हमें इतना तो देखना है, तो मना कर दिया। अब जो है रज़िया इम्प्रिजन हो गई। अब जो है लेटर ऑन अल्तुनिया और रज़िया गॉट मैरिड। जब शादी कर ली, ठीक है, तो याकूत जी का कुछ हमारा रिएक्शन इस तरह का था। खैर उससे मेरे को ज़्यादा लेना देना नहीं किस तरह का रिएक्शन था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब रज़िया शादी करने के बाद दिल्ली मार्च करती हैं अलॉन्ग विद अल्तुनिया, कि अब हम दिल्ली में दोनों लोग शासन करेंगे। लेकिन रज़िया जी के साथ क्या हो गया, आप ये अब इस पर फोकस मत करो, इस पर फोकस करो। जब वो वापस जा रही थी भटिंडा से दिल्ली, तो बीच में ही मिल गए कौन, खोखा ट्राइब अगेन, ठीक है, खोखा ट्राइब, और इन्होंने दोनों को मार डाला और रज़िया जी के साथ। खैर अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि रज़िया जी के रिगार्डिंग पढ़ना है, दैट इज़ शी पैटर्नाइज राइटर्स लाइक मिनहाज अल सिराज। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं क्रॉनिकल मतलब थे, यानी कि एक तरह से हिस्टोरियन थे, ठीक है। और मिनहाज अल सिराज इसको इनको इन्होंने वो किया था, और इन्होंने एक लिखा था तबाक़त नसीरी करके, ध्यान रखना, ठीक है, तबाक़त ए नसीरी। और इसमें इन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि किस तरह रज़िया जो है बहुत एबल रूलर थी एज़ कम्पेयर टू हर ब्रदर्स, ठीक है। तब यहाँ पे रज़िया जी का हो जाता है एंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, आगे आते हैं बलबन। अब बलबन का रूल 1266 से स्टार्ट होता है। वेट, एक चीज़ आप नोटिस करो, 1240 में चली जाती है रज़िया, जो कि मुश्किल से 3-4 साल ही रूल कर पाती हैं। ये टाइम पीरियड कहाँ पे गया, ये 40 के बाद ये 66, ये 20 के 26 साल कौन रूल किया। तो बीच के जो 26 साल हैं ये इल्तुतमिश के ही एक तरह से जो बेटे थे उन्होंने रूल किया, छोटे छोटे, बहराम शाह, ठीक है, मसूद शाह, बस नाम देख लो, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना इनके रिगार्डिंग, ठीक है। मेन यही रूलर्स थे, बहराम शाह, मसूद शाह, ठीक है। और एक हुआ लास्ट में नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर महमूद, ठीक है। ये लास्ट में हुआ, जो कि बलबन ने इसको राजगद्दी पे बैठाया, थोड़ा सा इसकी हेल्प लेके बैठाया लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद को। अब ये जब बैठा ना, मतलब ये बीच में भी 26 साल तक ऐसे ही चल रहा था, बिकॉज बलबन ऐसा तो है नहीं कोई इल्तुतमिश का कोई बेटा था तो तुरंत राजगद्दी पे जाके बैठ जाएगा, तो इनको बनाया गया। बलबन ने थोड़ा सा इसकी हेल्प करी और इसको करा, और फिर इस अपनी बेटी की शादी भी करवा दी, ताकि एक तरह से अच्छा पोजीशन एक्वायर कर सके कोर्ट में। लेकिन ग्रुप ऑफ जो 40 स्लेव्स था वो उसको बलबन बिल्कुल पसंद नहीं था, और बलबन को हटाने की मांगो, ठीक है, बलबन को हटाया जाए, तो बलबन को हटा भी दिया गया। लेकिन जब बलबन को हटाया गया, ये बोला जाता है कि जब बलबन को हटाया गया तो वो उसने बोला ठीक है कोई नहीं, वो गया, अब उसने अपनी फ़ौज खड़ी की तो आया वापस, जो भी उसके रिबेल्स थे उनको बदला, उनसे रिवेंज लिया, और नसीरुद्दीन महमूद जो कि एक तरह से उसका दामाद ही तो हुआ, इसको भी बोला जाता है कि इसने पॉइजन कर दिया, ठीक है, मार डाला, और जो भी उसके बीच में, उसके और उस थ्रोन के बीच में जो भी बीच में आया उस सबको उसने हटा दिया बलबन ने, ठीक है। एंड बलबन वॉज, एक चीज़ ध्यान रखना, ही वॉज अ नाइब अंडर नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये एक नाइब की पोजीशन पे था, इसके अंडर, नसीरुद्दीन महमूद के अंडर नाइब की पोजीशन पे, और इसी पोजीशन से फिर इसको हटा दिया गया था, ठीक। अब पढ़ते हैं एक एक करके इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ही वॉज, बस ये लिख देता हूँ, नाइब था ये, अंडर, किसके अंडर में था, ये जो आपका नसीरुद्दीन महमूद था, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। तो ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रिसॉर्टेड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन, उन्होंने चालीसा की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा बहाल की। उसको पता था ये अगर चालीसों को रखा तो फिर दिमाग खराब करेंगे आगे, तो इसने इनको मतलब तो जो सेटअप किया था ना किसने, इल्तुतमिश ने, चहलगानी सिस्टम, तुर्कान चहलगानी, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स खत्म कर दिया उसने। ही स्टैब्लिश्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, उसने एक सैन्य विभाग की स्थापना करी ताकि अपने मिलिट्री को और कंसोलिडेट कर सके एक्सटर्नल और इंटरनल रेबिलियन दोनों से लड़ने के लिए, बिकॉज एक्सटर्नली भी अभी भी मंगोलॉइड का थोड़ा बहुत तो खतरा था चंगेज खान के जाने के बाद भी। देन ही टुक अप द टाइटल ज़िले इलाही। अब इसको ये पता था कि अगर मुझे थ्रोन पे, क्योंकि ये बहुत लालची था, थ्रोन का मतलब लालची इन दी सेंस कि थ्रोन से हटना नहीं चाहता था, मैं पावर का भूखा था, ठीक है। तो इसने ज़िले इलाही, इसने एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इसने अपनाई। यानी कि पहले तो इसने बोला कि किस किस का खून प्योर नहीं है वो देखो और उसको हटा दो। अब खून प्योर नहीं कैसे होगा, हैं क्या मतलब ब्लड टेस्ट होगा क्या, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक होगा, नहीं, आपके ओरिजिन्स चेक किए जाएंगे। अगर आप टर्किश ओरिजिन के हैं तो आप प्योर ब्लड के हैं, नोबल ब्लड के हैं, रॉयल ब्लड के हैं, और अगर नहीं तो फिर आप नहीं हैं और आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि जो भी इंडियन मुस्लिम्स थे यहाँ पे सबको हटा दिया गया, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन, आयरन का मतलब है इसने जिसने भी इसकी इज्जत नहीं करी उस पर चाबुक चला। सबसे पहले तो इसने खुद को ज़िले इलाही का टाइटल दिया, इलाही का मतलब अल्लाह, ज़िले का मतलब शैडो, दैट मीन्स शैडो ऑफ गॉड, हम छत्र छाया हैं अल्लाह की, अल्लाह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, रोज़ बात होती है हमारी अल्लाह से, इसने ये बोला, ठीक है। तो इसलिए इज्जत में रहो, हमारी इज्जत करो। जैसे कि पहले हमने देखा था अशोक ने टाइटल लिया था देवनामी प्रियदेश, यानी देवों का प्रिय, है ना, तो देवों का प्रिय हूँ मैं, तो देवों को प्रिय है राजा जी, तो फिर आप देव की कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये और भी राजपूत रूलर्स ने भी किया, वही काम बलबन ने भी किया। ये काम इस्लाम धर्म में बहुत ही प्रोहिबिटेड है। जो अगर यहाँ पे कोई इस्लाम धर्म से होंगे, जो कि होंगे काफ़ी लोग, तो लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में अल्लाह से खुद को कंपेयर करना इज़ अ क्राइम, ठीक है, जो कि इसने किया, क्योंकि उस समय ज़्यादा कोई मुस्लिम रूलर था भी नहीं आसपास। ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पैबोस, ठीक है, इसने और एक चीज़ भी ध्यान रखना, टाइटल ज़िले इलाही तो इसने लिया ही, साथ ही साथ इसने बोला कि आई एम अ डिसेंडेंट, डिसेंडेंट ऑफ, यानी डिसेंडेंट मतलब मैं इन्हीं की फैमिली से आता हूँ। किसकी फैमिली से, आफरा सियाब, आफरा सियाब एक रॉयल फैमिली है, ठीक है, उससे ही मैं आता हूँ, इसने ये बोला। और साथ ही साथ इसने छत्र का इंसिग्निया लिया, मतलब एक टाइटल लिया इसने छत्र का, जैसे आपने छत्रपति शिवाजी सुना होगा, छत्रपति छत्र से भी बड़ा टाइटल हो जाता है, ठीक है। तो छत्र का इसने टाइटल लिया, एक तरह से इंसिग्निया लिया। ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पैबोस, ये सारी वही हम चीज़ देख रहे हैं इस पूरी स्लाइड में कि किस तरह बलबन ने अपनी एक रॉयल्टी सेटअप करी कि हम शैडो हैं गॉड की, हम आफरा सियाब की फैमिली से आते हैं, हम छत्र हैं, ठीक है। और जैसे ही तुम हमको देखोगे तुम हमारे सामने तुरंत सिर झुका लोगे, सिजदा करोगे, और फिर पैबोस भी करोगे, हमारे पैर मतलब यानी पैर यानी कि जो फीट हैं उनको किस करोगे, उनको चूमोगे। बताओ क्या बात है ये, है। लेकिन खैर बलबन करता था, ये करवाता था सिजदा और पैबोस। किसने शुरू किया, बलबन ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद अब ये 1287 तक रहा, और हमें पता है 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रही। लास्ट रूलर अगर बात करें तो काफ़ी वीक रूलर रहा इसके बाद, क्योंकि इसकी डेथ के बाद एक लास्ट रूलर हुआ, उसका नाम था कैकुबाद। ये बलबन का नाती था एक तरह से, ग्रैंडसन था। तो ये लास्ट रूलर हुआ, इसको फिर खिलजीज ने मारा, और यहाँ से फिर खिलजी रूल स्टार्ट होता है, जो कि हमारा कल के लेक्चर से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो बलबन को हम समराइज़ कर लें। तो बलबन में हमने पहले ये देखा कि बलबन ने किस तरह से तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया ताकि अपनी नोबिलिटी को सेटअप कर सके। इसने ज़िले इलाही का टाइटल लिया, दैट इज़ शैडो ऑफ गॉड। प्लस इसने क्या किया, इसने सजदा पैबोस को ख़त्म किया, और तुर्कान चहलगानी तो देख चुके थे, और बाकी तो दीवाने अर्ज, हाँ ये ध्यान रखना कि मिलिट्री जो इसने डिपार्टमेंट है उसको सेटअप किया। क्लियर है यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक सभी को चीज़ें होंगी क्लियर। अब क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस हमसे बन भी रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। और पहले हम लोग स्लेव डायनेस्टी वाले करते हैं, फॉरेन इन्वेजन्स वाले बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले स्लेव डायनेस्टी वाले कर लेते हैं, देन करेंगे फॉरेन इन्वेजन वाले क्वेश्चन। करिए और जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर देंगे। शिवानी अभी खत्म, टाटा बाय बाय नहीं है, अभी क्वेश्चंस करने हैं ना। आदर्श थैंक यू।
सिराज बायो बायो के लेक्चर मतलब हाँ बिल्कुल सही है, ये भी आप बलबन वाले में ऐड कर सकते हैं कि बलबन स्टार्टेड, ठीक है, इस चीज़ को बलबन में ही ऐड कर लेंगे। बलबन स्टार्टेड नवरोज़ फेस्टिवल, ठीक है, जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल होता है। तो नौरोज़ फेस्टिवल भी इसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, गियासुद्दीन बलबन ने। चलिए, तो मिनहाज सिराज वॉज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके टाइम पे था? इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन या फिर खिलजी? खिलजी तो हटा ही सकते हैं। मैंने किसके अंडर बताया था? मिनहाज सिराज, रज़िया सुल्तान। तो आप खुद ही गेस लगा कर सकते, मतलब गेस कर सकते हैं कि रज़िया सुल्तान के काफ़ी 26 साल बाद ही आया था, हटा सकते हैं। और इसके पहले कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। तो इल्तुतमिश के कोर्ट में होगा, जो कि रज़िया के में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर है। क्या लिखा था इसने मिनहाज सिराज में? जल्दी से बताइए। इसने लिखा था तबक़त नसीरी, ठीक है, जिसमें किसने रज़िया को काफ़ी प्रेज़ किया है, ठीक है, तबक़त नसीरी। आगे बढ़ते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारत बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ विच सेंचुरी? कुव्वतुल इस्लाम कब बना था? कुव्वतुल इस्लाम, तो जल्दी से बताइए। कुव्वतुल इस्लाम वही है जो कि आपका दिल्ली में है, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। तो ये कब बने थे? 11वीं सेंचुरी एडी। 11th का मतलब क्या हो जाता है? 11th का मतलब हो जाता है कि 1100 एडी से पहले के साल जो हो गए वो हमारे। लेकिन 1206 एडी में तो हमारा एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल स्टार्ट हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं कि 13th क्या होगा? लास्ट डेकेड ऑफ 13th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1290 से लेके 1300 के बीच में। इस टाइम तो भाई ख़त्म ही था, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी इस टाइम तक, तो 1290 तक। तो ये तो हो नहीं सकता है। 14 जब 13 नहीं तो 14 कहाँ से हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 12th सेंचुरी का लास्ट डेकेड का मतलब क्या होता है? 1190 से लेके 1200, और यही टाइम पीरियड तो था। 1192 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था, सेकंड बैटल, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चले गए थे, और उसके बाद उसने कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्ड किया, खत्म। थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग रूल इन इंडिया बिटवीन 1266 से लेकर 1287 तक? किसने रूल किया? जल्दी से, कितना आसान है क्वेश्चन, है कि नहीं? और पहले आप इस क्वेश्चन को करिए तो कितना आसान है। तो हमने देखा था 1240 में रज़िया सुल्तान का रूल खत्म हो चुका था, याद करो। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 1210, फिर 1211 से आज गया था इल्तुतमिश। 1211 से लेके 1236 तक रहा था, और दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी थी। सिल्वर टंका कॉपर जीतल स्टार्ट किया था, तुर्काने चैलगानी सिस्टम स्टार्ट किया था इसने, ठीक। और बलबन फिर हमने देखा कि 1236 से लेकर 1240 तक ये रज़िया सुल्तान रही, और उसके 26 साल बाद 1266 में आया बलबन, ठीक है। Who among the following was the commander of Muhammad Ghori and also founded the slave dynasty in India? कौन था कमांडर घौरी का जिसने स्लेव डायनेस्टी यानी मामलुक वंश जो कि इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता था उसकी स्थापना करी? He was none other than कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। What is the approximate height in meters of कुतुब मीनार situated in Delhi? कुतुब मीनार की हाइट क्या जो दिल्ली में आपको देखने मिलेगी? तो इसकी हाइट 75 मीटर नहीं, 77 भी नहीं, 73 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 72 भी देखने को मिल सकता है, बट एक्चुअल में ना 72.5 मीटर है। तो अप्रॉक्सीमेटली उसे। और कितने स्टोरेज हैं जरा बताइए, कितने माले हैं जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे हमने किस तरह की टेक्निक का यूज़ किया? इसमें नहीं, जो कुव्वतुल इस्लाम है जो इसके पास में है बगल में, उसमें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश? का वजीर कौन था? तुमने वजीर को देखा था, ये कौन था? वजीर था निज़ामुल मुल्क, ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्टोरेज की अगर बात करें 5, और टेक्निक यहाँ पे जो यूज़ हुई थी दैट वाज कॉर्बेल्ड टेक्निक। कॉर्बेल्ड टेक्निक क्या होती है? ये इस तरह की जो टेक्निक होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्बेल्ड टेक्निक, ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड अ मेटल कॉइन नेम्ड जीतल विच वॉज मेड अप ऑफ? दिस जीतल किसका बना था? बिल्कुल सही है, रुद्राक्ष, राहुल, तरुण, कोमल, सुरभि, आशीष। तो हमने देखा था सिल्वर टंका कॉपर जीतल, इस तरह से याद कर लो, ST याद कर लो बस, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि सिल्वर का कौन था कॉपर का कौन था, तो ST याद कर लो, सिल्वर टंका कॉपर जीतल। तो कॉपर का था जीतल, तांबे का सुल्तान। और जरा बताइए कॉपर जो एज है इंडिया में वो कब थी, जिसको हम ताम्रपाषाण युग बोलते हैं? जरा बताइए, देखते हैं एशियन हिस्ट्री कितना रिवाइज कर रहे हैं आप। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड अ मेटल कॉइन नेम्ड टंका, ST, सिल्वर, खत्म, ठीक। और एज अगर हम बात करें तो वही जो हमारा ब्रॉन्ज एज था 2500 से लेकर 1750 BC, और कई मामलों में तो कई साइट हमें बाद में देखने को मिली हैं, जैसे कि इसमें हमने देखा था अहर बानस कल्चर, जो कि हमें कहाँ पे देखना मिला था? लूनी रिवर के पास में अहर बानस कल्चर। जॉर्वे कल्चर कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था। इसकी सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? दैमाबाद थी, जो कि ब्रॉन्ज जो सिविलाइजेशन था उसका सदर्न मोस्ट भी साइट थी दैमाबाद, ठीक। घियासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ डैश? बलबन ने किस का टाइटल लिया? नूरुल दीन, नूर महल, जिल्ल इलाही, या फिर जहांपना?
चालको, बिल्कुल सही, सुरभि चालकोलिथिक, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये बलबन ने लिया था जिले इलाही, प्लस इसने छत्र का इंसिग्निया लिया, इसने खुद को क्या बोला और था, और क्या बुलाया था इसने कि हम आफरा सियाब के डिसेंडेंट हैं, प्लस इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन स्टार्ट की, प्लस इसने नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया, प्लस इसने तुर्कानी चहलगानी सिस्टम को ख़त्म किया, प्लस इसने सिजदा और पैबोस को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 10, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान बेटी थी जो गुंडों में फंस गई थी। वो गुंडे कौन थे? वो खूंखार है ना, और उसके बाद उनके साथ मोए मोए हो गया था कि चलो अब अल्तुनिया और हम दोनों लोग चलते हैं, ले यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो ये माना जाता है कि अगर वो ना होता इंसिडेंट तो रज़िया सुल्तान हो सकता है काफ़ी लंबे समय के लिए रूल करती। खैर, तो क्योंकि अब उनके साथ अल्तुनिया भी आ चुका था ना, तो कौन करता रेजिस्टेंस फिर? तो रज़िया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया? अगेन सिमिलर आसान सा क्वेश्चन है, MTS 2022, आंसर क्या होगा? रज़िया सुल्तान। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इलबारी डायनेस्टी? इलबारी डायनेस्टी, अब यही वो इलबारी डायनेस्टी हमारी स्लेव डायनेस्टी है, मामलुक वंश जिसको बोलते हैं। तो कौन है फर्स्ट रूलर इसके? सिंपल, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया सुल्तान, उसके बाद बलबन आता है। ध्यान रखना है बीच के जो रूलर्स हैं रज़िया सुल्तान और बलबन के बीच में याद नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है MTS 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्ली टर्किश रूलर्स हु रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1206 से लेकर 1290 तक? रूलर का ऑर्डर पूछा है, इसको ऐसे याद रखो, ऑल इंडिया रैंक बी, या फिर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे का, ऐसे याद कर लो, ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे का। तो ए से हो जाएगा ऐबक, आई से हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है, आर से हो जाएगा रज़िया, और बी से हो जाएगा बलबन। तो ये उस बलबन, ये हमें ऑर्डर याद हो गया। हमने सख्त सा लौंडा से याद किया था सारी जो डायनेस्टीज़ थी दिल्ली सल्तनत की, है ना। स से स्लेव, क से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद, और लो से हमारा हो गया था क्या? लोदी। तो इसमें अगर हम बात करें ऐबक, इल्तुतमिश एंड रज़िया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज क्रॉनिकल्ड बाई मिनहाज सिराज? की किसने क्रॉनिकल किया था, मतलब कि एक तरह से भाव दिया था, इज्जत दी थी और अपने कोर्ट में रखा था? किसने देखा था ना? सुल्तान। कौन सी किताब लिखी थी? तबाकत नसीरी 15th। नेम दी ओनली फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, ओनली फीमेल रूलर। और अच्छा जल्दी से बताओ, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने किसको पैटर्नाइज किया था? जल्दी से बताइए, जो हमने देखे थे। तो ओनली फीमेल रूलर, अगेन वही सेम क्वेश्चन, रज़िया सुल्तान। तो दो हमारे वो कौन थे जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? एक हसन उन निज़ामी, ठीक है, हसन उन निज़ामी जिसने क्या लिखा था? ताजुल नसीर लिखा था, ठीक है, निज़ामी। और एक हमने देखा था फ़खरुद्दीन जिसने कि तारीख़ मुबारक शाही लिखा था। ठीक है, जल्दी से बताएंगे शाहनामा किसने लिखा था, जो कि ये महमूद ऑफ गजनवी के टाइम पे लिखा गया था। हु रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर रज़िया सुल्तान? के बाद किसने रूल किया था? अब देखिए, रज़िया सुल्तान के बाद एक्चुअल में तो हम देखें किसके रूल थे, उनके जो भाई थे छोटे छोटे, कौन? बहराम शाह, मसूद शाह, देन नसीरुद्दीन महमूद। लेकिन एक्चुअल में क्या उनके नाम है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही वीक रूलर थे। मेन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है बलबन का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सबका सही है, निशांत फिरदौसी, बिल्कुल ठीक है, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा। पुनाडा हरीश सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज रज़िया सुल्तान इम्प्रिजेंट बाई मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया? तो अल्तुनिया ने किस किले में इनको इम्प्रिजेंट किया था? CGL 2022। आसान है, क्यों, कैसे आसान है? इकबाल सही है, सत्यप्रकाश, आकाश, क्यूटम्बर, ऋतुक्स, पिंकी, सबका सही है। तो अगर हम बात करें आसान कैसे ही है, आसान ऐसे बिकॉज मैंने बताया था अल्तुनिया कहाँ का रूलर था, भटिंडा का था, खत्म। अब कौन सा किला था, कौन फोर्ट था, मैं नहीं याद है, लेकिन ये तो पता है ना कहाँ का रूलर था, तो भटिंडा का था। तो ऑब्वियस सी बात है किला मुबारक इन भटिंडा होगा। जयपुर, गोलकोंडा, जोधपुर नहीं होगा। डैश ऑर्गेनाइज, अब मुश्किल से 2 क्वेश्चन और देखेंगे, अगर होंगे तो फिर आगे आपका होमवर्क रहेगा, और उसके बाद हम फॉरेन इन्वेजन वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और। डैश ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्काने चहलगानी? तो ये कौन थे, किसने ऑर्गेनाइज किया था ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स? ही वॉज नन अदर दैन इल्तुतमिश, जिसको कि ख़त्म किया था एंडेड बाई बलबन। बलबन ने इनको ख़त्म कर दिया था। और बलबन ने क्या स्टार्ट किया था? सिजदा और पैबोस, झुको और हमारे फीट टच करो, हम ज़िले इलाही हैं। और इसने दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, और इसने खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया। हाउ मैनी स्टोरेज डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली? अभी ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कितने स्टोरेज थे। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? ये भी नहीं बताऊंगा, ये आपका काम है। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान ट्रेस्ड हिज डिसेंडेंट टू द एंशिएंट हीरो आफरा सियाब इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट अ नोबल बर्थ ऑफ हिमसेल्फ? किसने बोला था कि हम आफरा सियाब के हैं? तो ये बोला था इल्तुतमिश, सॉरी बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब हम जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं ये आप लोग करेंगे, ठीक है, आपका होमवर्क है, और ये PDF आपकी अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गए हैं, रुको 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 रुको, अब करते हैं थोड़े से
फॉरेन इन्वेजन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड मंगोल रूलर चंगेज खान डाइड? चंगेज खान कब मरा था? गेस करो, मैंने बताया भी था ना चंगेज खान कब मरा था। ये मरा था 1227 AD में, हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, CGL 2022 में पूछा गया। सुल्तान महमूद केम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान? जो महमूद है सुल्तान, वो कहाँ से आया? केम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, कहाँ से आया था? गजनी से, जलालाबाद से, काबुल से, फिर कांदार से। तो हमने देखा ये महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है, गजनावाइट जो एम्पायर है वहाँ से आया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, महमूद ऑफ गजनी, जो कि 1001 AD में इसने पहला अपना अटैक किया, 1025 में सोमनाथ लूटा, 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। वो किसका देख रहे थे? चंगेज़ खान का देख रहे थे। चंगेज़ खान मंगोल रूलर था, ठीक है। और ये जो है किसके टाइम पे आया था, जरा बताएंगे जल्दी से कमेंट में, कौन था दिल्ली सल्तनत में रूलर जब ये आया था चंगेज़ खान? जब आया तो नहीं था, लेकिन रोम कर रहा था, मतलब टहल रहा था इंडस वैली के आसपास। वो रूलर था कौन? इल्तुतमिश, है ना, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया 1030 AD में इसकी डेथ होती है और 1025 में सोमनाथ को लूटता है। हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन चहमान रूलर? तो बेस्ट नोन चहमान रूलर कौन है CGL 2022? ही इज़ नन अदर दैन पृथ्वीराज द थर्ड, जिनको कि हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है आपको। इन विच ईयर डिड द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान में एक जगह पड़ती है जो कि पहले हम बोलते थे इसको ट्रांसऑक्सियाना। तो ये कब इन्वेड किया था चंगेज़ खान ने? 1219, 1208, 1213 या फिर 1205? अब ये हमने क्या किया है? नहीं किया है, बट हम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चंगेज़ खान हमें पता है, दो चीज़ें पता है। एक तो ये जब था तो इल्तुतमिश रूल कर रहा था, और इल्तुतमिश के रूल की अगर हम बारे में बात करें तो 1211 से लेकर 1236 में रहा था रूल, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हटा सकते हैं 1205 वाला, क्योंकि ये लगभग इल्तुतमिश के रूल के 6 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम थोड़े से एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। हमारे माइंड में ये ज़्यादा दोनों घूमने चाहिए, 1219 और 1213। रीज़न भी कि ये इसी के बीच में दोनों डेट पड़ रही हैं, पहला। दूसरा, इसकी डेथ कब हुई थी? 1227 में हुई थी, ठीक है। उससे तो एलिमिनेट नहीं होगा, ये हमें फैक्ट पता है, उससे तो हमें ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैं जाऊँगा और इसका आंसर एक्चुअल में होगा 1213 AD में इसने किया था, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस तरह से एलिमिनेशन यूज़ किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD? किसने हराया था? किसने हराया था बताइए? तो ये हराया था मोहम्मद गौरी ने। जयचंद ने इनवाइट किया था। और फिर जयचंद किस वॉर में हारे थे, जरा बताइए जल्दी से। जयचंद किस वॉर में हारे थे और ये वॉर कब हुआ था जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने ही इनको हराया था? और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई ने लिखी है, ठीक है। तो जयचंद को हराया गया 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में, और इनका भी मोई मोई कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गौरी अटैक्ड ताबर हिंद, तो ताबर हिंद जो कि भटिंडा है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने कब अटैक किया? 1191 में। स्ट्रैटेजिक पॉइंट फॉर, तो यहाँ तक आ गया था कौन? मोहम्मद गौरी आ गया था, ठीक है। मतलब किसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का स्ट्रैटेजिक पॉइंट था और यहाँ तक आ गया था मोहम्मद गौरी। इसी वजह से ये दिल्ली और भटिंडा के बीच में जो जगह पड़ती है तराइन, वहाँ पे युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। हार हुई थी गौरी की पहले और दूसरे वाले में जीत हुई थी गौरी की। वो अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD। और जो चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है ना, कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं इनको वहीं पे मार डाला गया था पृथ्वीराज चौहान को, कोई बोलते हैं कि नहीं छोड़ दिया गया था और अजमेर पे रूल करने दिया गया था कुछ टाइम के लिए। तो डिस्प्यूटेड चीज़ें वैसे ज़्यादा पूछता है नहीं, बट NCERT में जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि इनको छोड़ दिया गया था, अजमेर में कुछ दिन रूल करने दिया गया था, फिर इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी करी और उसकी वजह से फिर इनको मारा गया। 712 AD में किसने इन्वेड किया था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, इस्लामिक इन्वेडर इन इंडिया? ये था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो कि कहाँ से आया था जल्दी से बताइए। ये आया था कहाँ से? ये आया था आपका उमैयद डायनेस्टी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 711 अरब जनरल डैश कॉन्कर्ड सिंध विच बिकेम अ पार्ट ऑफ कैलिफ्स डोमेन। 711 वही है, 711 712 रफली कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। सिंध में कौन रूलर थे जल्दी से बताएंगे? राजा दाहिर थे, और ये उमैयद किंगडम से बिलोंग करता था और राजा दाहिर को इसने मारा था। किसने सोमनाथ टेम्पल को पे अटैक किया था? जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुर्रानी, महमूद ऑफ गजनवी ने किया था। जो इसका कब किया था अटैक अगर पूछ ले तो 1025 AD में इसने किया था सोमनाथ पे लूट, ठीक है। अगले पे पढ़ते हैं। डैश अटैक द सदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलोंग द अरेबियन सी वेर ही सैक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट्स रिनोन्ड हिंदू टेम्पल इन 1027। तो ऑब्वियस बात है किसकी बात कर रहा है? महमूद ऑफ गजनी की। क्वीन हाँ इन्हीं की बात कर रहा था मैं,
याद आ रहा है तुमको, मैंने बोला था कि एक रानी ने भी इनको हराया था, जो ये चालुक्य फिर सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी 1178 एडी में ही। ये किसको हराया था? गौरी। एक चीज़ मतलब गौरी, अगर हम गजनवी में बात करें, ठीक है, तो गजनवी कभी नहीं हारा था। महमूद ऑफ गजनी जो है नेवर लॉस्ट, ही 17 बार अटैक किया और कभी नहीं हारा। ये कई बार हारे। ये वॉज डिफीटेड मल्टीपल टाइम। इसका मेन कारण रीज़न क्या था गौरी का अटैक का? टेरिटोरियल एक्सपेंशन था। इसका क्या था? गजनी का, महमूद ऑफ गजनी का, इसका मेन था लूट, प्लंडर करना और लूट का माल लेके जाना और फिर सेंट्रल एशिया में इसको झोंकना। 14th, डैश वॉज बॉर्न टू द चालुक्यन किंग सोमेश्वर एंड हिज क्वीन कर्पूर देवी इन 1166 CE। कौन थे वो चौहान किंग? जो जिनके पिता सोमेश्वर थे और जिनकी माता का नाम कर्पूर देवी था। ही वॉज नन अदर दैन हमारे पृथ्वीराज द थर्ड, दैट इज पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वीराज रासो, एन एपिक पोएम अबाउट लाइफ ऑफ द 12th सेंचुरी इंडियन किंग पृथ्वीराज चौहान, रिटन बाय, किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो। ये लिखी हमने देखा चंद बरदाई ने, जिसमें कि उन्होंने लिखा किस तरह से संयोगिता को उठा के ले गए थे, फिर संयोगिता ने देखा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव सेना थर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज? ध्रुव सेना थर्ड किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? अब ध्रुव सेना थर्ड आपको याद आ रहा है कुछ? ये वही हैं जिनको हर्षवर्धन हराए थे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब देखो क्यों ये फॉरेन इन्वेजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ये भी रख लिया यहाँ पे क्वेश्चन, बट आज के लेक्चर से इसका लेना देना नहीं है। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं हर्षवर्धन, जो कि वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने अगर याद करो तो मैं हराया था, मैंने बताया था, ध्रुव सेना थर्ड, जो कि वाकाटाका प्रिंस थे। फिर खुद हार गए थे नर्मदा नदी के तट पे। किससे आ रहे थे जरा बताओ, किसने हराया था इनको? कौन सा चालुक्यन रूलर था? इन विच ईयर तैमूर इन्वेडेड इंडिया? अभी नहीं पढ़ा, नहीं करेंगे। आंसर वैसे 1398 AD होगा। तुगलक इस समय रूल कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये हारे थे पुलाकेशिन II, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन मुश्किल से और बाकी हैं, ठीक है, आई थिंक, शायद, जितना मुझे लग रहा है। पुलाकेशिन II ने हराया था इनको। फिर पुलाकेशिन II ने किसको हराया था? नरसिम्हा वर्मन I को हराया था, जो पल्लव रूलर थे। देन महेंद्र वर्मन I ने फिर से इनको हराया था, पुलाकेशिन II को। और कौन सा टाइटल लिया था जल्दी से बताइए इनको हराने के बाद? 1398 क्या हुआ था? अभी देखा, तैमूर का इन्वेजन हुआ था, लेकिन अभी पढ़े नहीं है, ये कल पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये कब आया था भारत, बताइए जल्दी से? तो उसने लिया था वातापी कोंडा का टाइटल, है ना, वातापी कोंडा, कॉन्करर ऑफ वातापी, बिकॉज जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी बादामी चालुक्यास की, वो वातापी कैपिटल हुआ करती थी। चालुक्य कितने थे? यहाँ पे थे एक, ये वेंगी के चालुक्य थे, और जब ये चले जाते हैं तो यहाँ पे लेटर चालुक्यास आते हैं, जिनको हम वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से जानते हैं। और इनकी कैपिटल क्या थी, जो के से स्टार्ट होती है, जल्दी से बताइए, जिसपे चोलाज ने कब्जा किया था, कल पढ़े थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, 326 BC, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर हम बात करें कि इस समय कौन रूलर हुआ करता था, तो इस समय रूलर हुआ करता था हमारा धनानंदा। और यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैपिटल क्या हुआ करती थी, दैट वाज कल्याणी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कल्याणी, ठीक है। कल्याणी कैपिटल हुआ करती थी लेटर चालुक्यास की, जिसको कि चोलाज ने हराया, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, जो चोला रूलर थे हमारे, कल पढ़े थे ना, तो उनमें से किस चोला रूलर ने, विच चोला रूलर बिल्ट, दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, बिल्ट टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्बा सुदनी, निशुम्बा सुदनी के लिए बनाया था। और दूसरा क्वेश्चन है, किसने बनाया था आपका बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, बताइए जल्दी से, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू द 4th century BC अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया यूज्ड विच अमंग द फॉलोइंग पास टू एंटर इंडिया? कौन से अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया ने कौन से पास का यूज़ किया था? पीर पंजाल है, पीर पंजाल, जोजिला, खैबर, बिल्कुल ठीक है, बनिहाल नहीं, खैबर का यूज़ किया था, बिकॉज मैंने बताया था नॉर्थ वेस्टर्न साइड में खैबर पास ही था, ठीक है। खैबर और बोलन जो हमारे थे बहुत इंपॉर्टेंट पासेस थे। बिल्ट निशुम्बा सुदनी की अगर बात करें तो ये किसने बनवाया था? विजयलया ने बनवाया था, ठीक है, विजयलया ने बनवाया था, जिन्होंने मुटरियार जो किंग था उससे कावेरी डेल्टा छीना था, और कावेरी डेल्टा में जो तंजौर था उसको छीन के अपनी कैपिटल बनाई थी। और बृहदेश्वर की अगर बात करूं तो ये आपको पूछना चाहिए मुझसे कि सर कौन सा बृहदेश्वर, तंजावुर वाला यानी तंजौर वाला, या फिर गंगईकोंडा चोलापुरम वाला? तो अगर तंजावुर की बात करें तो राजा फर्स्ट ने बनवाया था, और अगर गंगईकोंडा चोलापुरम की बात करें उनके बेटे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनवाया था, जिन्होंने कि गंगईकोंडा चोला का भी टाइटल लिया था। और कब लिया था? जब वो नॉर्थ इंडिया में गंगा को एक्सेप्ट किए थे और दो छोटे बंगाल के जो किंग्स थे उनको हरा के आए थे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये बताइए कि जहाँ पे चीफ डीटी इंस्टॉल्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे हमारे चीफ डीटी इंस्टॉल्ड होते हैं, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है साउथ या फिर नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर में, उसको क्या बोलते हैं हम? और जो विमान फीचर है वो नगर या फिर द्रविड़ किस में देखने को मिलेगा, जो विमान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है? क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इन 326 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पोरस? पोरस को किस बैटल में हराया था?
और किस नदी के किनारे है। तो चीफ डीटी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, पहली बात उसको सैंक्टम बोला जाता है, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं क्या, गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, जो गर्भगृह। और फिर आगे आगे जब हम बढ़ते हैं, ये तो हो गया गर्भगृह जहाँ पे चीफ डीटी इंस्टॉल्ड है। ये जो पिलर्ड हॉल होते हैं जहाँ पे घंटे वंटे टंगे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मंडप। और गोपुरम जो होते हैं वो एंट्रेंस होते हैं एकदम बाहर, और वो सिर्फ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में। विमान भी हमें द्रविड़ जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ख़त्म हो गया। चलिए, तो कैसा रहा आज का लेक्चर? ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ही नहीं आंसर है ना, इसका आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ हिडाप्सिस। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे। ठीक, तो कल हम दिल्ली सल्तनत पूरा करेंगे अपना, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी सब देखेंगे कल। ठीक है, चलिए। और क्लास से पहले ना एक बार चेक कर लिया करो टेलीग्राम पे, परमार एसएससी टेलीग्राम है, सभी लोग ज्वाइन कर लो उसको, पहली बात तो है ना। कभी कुछ अपडेट होता है, जैसे क्लास थोड़ा डिले, वैसे तो अभी डिले नहीं हुई, मतलब 5-10 मिनट तो चलता है। ठीक है, तो डिले नहीं हुई, तो मतलब वहाँ पे पता चल जाता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि अगर कभी ऑफ रखना हुआ, वैसे तो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं वहाँ पे। तो और क्विजेस तो होती हैं, ठीक है, उनको भी अटेंड करते रहें। और जिन लोगों को मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो वो बैच में एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज ये बैच की वीडियोज़ हैं जिसको मैं फ्री लाइव स्ट्रीम मतलब करता हूँ यूट्यूब पे। तो आप परमार अकेडमी ऐप पे या फिर www.parmaracademy.in ये वेबसाइट है। और एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि कस्टमर सपोर्ट काफ़ी वीक है। ठीक है, काफ़ी लोगों की कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, ऐप नहीं चल रहा सर, ये नहीं खुल रहा, वो नहीं खुल रहा, और उसके लिए काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ। बिकॉज है क्या कि अभी जो मतलब संभाल रहे हैं, तो अभी वो थोड़ा टेम्परली अनअवेलेबल है, तो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती हैं, है ना। तो उससे थोड़ा सा भी टाइम मिल नहीं पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अभी, है ना। और मेन आपसे मैं यही कहूँगा कि आप कमेंट में ड्रॉप कर देना, है ना। बाकी तो नंबर आपको दिया था। और CHSL का रिज़ल्ट आउट हो गया? अच्छा, CHSL का रिज़ल्ट आ गया, अच्छा। डेट एक्यूरेट रखना है, हाँ, कुछ तो डेट यार रटनी है एक्यूरेट, ठीक है, कुछ तो रटनी है। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आप SSC GK 2.0 करके कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कूपन नहीं है उसमें, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, टेस्ट और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू। किसी कोई डाउट अभी? वेबसाइट इशू करता है कल्पना मीना, हाँ, वेबसाइट में क्या इशू आ रहा है बताओगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मैं बात करूँ फिर। भूपेंद्र जोगी, अच्छा। सर इस बैच से रेलवे हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई कैन ड्रॉ योर फेस अकॉर्डिंग टू वो योर वॉइस, आकाश, अच्छा। ड्रॉ करके यार भेजो फिर, हैं, मतलब वेट किस बात का, भेजो फिर। और अभी एक स्केच बन रहा है, एक स्टूडेंट है, एक्चुअली मैंने तुम्हें बोला था ना, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको फेस रिवील हो गया है। ठीक है, तो उनमें से एक है, वो भी स्केच तैयार कर रही है मैडम। ठीक है, देखते हैं बनता है कि नहीं, और कैसा बनता है फिर आपके साथ शेयर करते हैं इफ़ पॉसिबल। हाँ, क्या इशू आ रहा है वेबसाइट में अगर बता सकें तो। अब संयोगिता जी की शादी हुई थी नहीं हुई थी हमें नहीं पता, ठीक है, जितना पढ़ाना तो पढ़ा दिया। और ये जो है इसके लिए तुम बाकी लोगों से पढ़ सकते हो ना। कि संयोगिता की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्यों हुई थी, कौन उठा के ले गया था, ये सब। तो डाउट नहीं है ना? वाई यू हाइड योर फेस, बस। एक डेफिनेट करके एक कैरेक्टर था ना, उसमें कौन सा वो था, अरे कौन सा था वो जिसमें चाबी नहीं मिल रही थी। यार एकदम से दिमाग से चला जाता, तो उसमें एक डेफिनेट करके कैरेक्टर नहीं था, उससे कुछ ही पूछो तो वो बोलता था बस ऐसा ही डैश लग रहा है। हाँ हाँ, डागर मिनाजो सिराज इल्तुतमिश की कोर्ट में था, और देन माना जाता है कि उसने उसको पैटर्नाइज किया था रजिया ने भी।
हाँ, गंगा वासेपुर नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, गंगा वासेपुर लिख रहे हैं। हु डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला? विक्रमशिला को भी ये बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों को वही बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, दोनों को। कंप्लीट नोट्स कब मिलेगी, मतलब नोट्स मिल तो रहे हैं बैच में? सर इज़ इट फॉर एसएससी जेई? बिल्कुल हर्ष सिंह, ये एसएससी जेई के लिए बिल्कुल है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। वन ऑफ माई फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड है ना, स्कूल फ्रेंड, वो भी एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी लेक्चर से पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। टेन लाख पर फेस रिवील, हाँ जब 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तब फेस रिवील होगा 1 मिलियन पे। सर इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा इग्नोर कर रहे हैं, मैं चलो फिर सबको इग्नोर कर देते हैं, क्यों पार्शियलिटी करें। थैंक यू।